पड़ेगा, क्योंकि बिना उनके सहभाग से पूर्ण समाज की संगठित शक्ति खड़ी नहीं होगी। और पूर्ण समाज की संगठित शक्ति जब काम करने लगेगी तब अपने देश के नवोत्थान के सारे प्रयास पूर्ण सफल होंगे, तब तक नहीं होंगे। आज हम उस नवोत्थान की आहट देख रहे हैं। हमारी प्रतिष्ठा दुनिया में बढ़ गई है, हमारी विश्वासार्हता बढ़ गई है। जिस प्रकार से हमने श्रीलंका के संकट में उसकी सहायता की, यूक्रेन के भूमि पर अमेरिका और रशिया की जो लड़ाई हो रही है उसमें अपने देश के हित को ध्यान में रखते हुए और जागतिक मानवता के हित को भी कम न करते हुए जिस प्रकार की भूमिका हमने रखी, हमारी बात सुनी जा रही है, हमारा वजन बढ़ रहा है, हमको बड़ा आनंद होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में हम उत्तरोत्तर सफल होते चले जा रहे हैं और स्वावलंबी होते चले जा रहे हैं। कोरोना की विपदा से बाहर आने के बाद अब हमारी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पूर्व स्थिति पर आ रही है और वो आगे जाएगी, ऐसी भविष्यवाणी दुनिया के सभी अर्थतज्ञ कर रहे हैं। खेल के क्षेत्र में भी नीतियों में जो अच्छा परिवर्तन आया है वो तो है ही, लेकिन हमारे खिलाड़ी ओलंपिक्स में और पैरा ओलंपिक्स में भी अपनी कर्तृत्व को दिखा रहे, विजय प्राप्त करके देश का नाम रोशन कर रहे। अभिमान से हमारा सीना फूल जाता है। अभी अभी दिल्ली में कर्तव्य पथ का उद्घाटन हुआ, लोकार्पण हुआ। उसमें प्रधानमंत्री जी के भाषण में उन्होंने अपने देश के नवोत्थान के इस उदय काल के दृश्य को स्पष्ट किया है। सांस्कृतिक प्रतीक, आर्थिक प्रगति के प्रतीक, हमारे देश के स्वाभिमान के प्रतीक, स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने अपना प्राणार्पण किया उनके गौरव के प्रतीक कैसे कैसे खड़े हो रहे, उसके पीछे अपने समाज का कर्तृत्व कैसे दौड़ रहा है, इस सारा वर्णन आपने भी सुना है। इस नवोत्थान की आहट को सुनकर हम भी प्रसन्न होते हैं और हम भी कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की इच्छा करते हैं। लेकिन इस दिशा में आगे बढ़ना है तो आत्मनिर्भर ऐसा शब्द उपयोग करते हैं हम। आत्मनिर्भर भारत की आहट हो रही है, लेकिन हमारी आत्मा क्या है उसकी स्पष्ट जानकारी चाहिए, गोलमोल नहीं चलेगा। क्योंकि आत्मनिर्भरता के पथ का प्रकाश वो आत्मा ही देती है। तो हम क्या है, हमारी आत्मा क्या है, इसकी जानकारी स्पष्ट और शासन, प्रशासन, समाज, नेतृत्व, कार्यकर्ता, इन सब में समान प्रकार की होनी चाहिए। ऐसा होने से हमारा पथ स्पष्ट होता है, क्योंकि ये प्रगति का पथ सीधा तो नहीं होता है, कोई भी पथ सीधा नहीं होता है, क्योंकि उसको परिस्थिति से जाना पड़ता है और परिस्थिति जैसी है वैसा ही जाना पड़ता है। यहां से मैं निकलूंगा उत्तर दिशा में जाने के लिए, डॉक्टर हेडगेवार भवन कार्यक्रम के बाद मुझे जाना है, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा पहले दक्षिण में, बाद में मैं पश्चिम की ओर मुड़ूंगा और फिर उत्तर की ओर जाऊंगा, क्योंकि रास्ता वैसा है। तो ये लचीलापन तो रखना पड़ता है। मुझे उत्तर में जाना है, बीच में पहाड़ हो, खाई हो, कुछ भी हो, मैं दिशा नहीं बदलूंगा। ऐसा करेंगे तो संकट में पड़ जाएंगे, कदाचित पहुंच नहीं सकेंगे। तो रास्ता निकालने वालों को लचीलापन धारण करना पड़ता है, लेकिन लचीलेपन की मर्यादा भी ध्यान में तब आती है जब अपने स्व की, अपने आत्मा की ये जानकारी, ये कल्पना अपनी स्पष्ट हो और सबकी समान हो। क्योंकि सबकी समान कल्पना ऐसी होने के बाद एक विश्वास रहता है।
उस विश्वास के कारण आपसी समझदारी बनती है, लचीलेपन के कारण अविश्वास नहीं आता है। तो परस्पर समझदारी विश्वास का भी वातावरण बनता है। और जिनको लचीला होना पड़ता है उनको कितना लचीला होना है और कितना नहीं होना है, पैर कहां पक्के जमाने हैं और शाखा पल्लव कैसे कैसे हवा में मोड़ने हैं, इसकी समझदारी प्राप्त होती है। तो उसके कारण संपूर्ण समाज में एक सहचित्तता का वातावरण बनता है और उस सहचित्तता के कारण प्रगति होती है। प्रत्येक व्यक्ति के और सामूहिक रूप से हमारे समाज के राष्ट्रीय चरित्र का ये महत्व का घटक है, सहचित्तता। इसलिए हमारे संगठन मंत्र में उसको स्थान है। समानो मंत्र समिति समानी, समानम मनः सहचित्तमेशाम, समानम मंत्र अभिमंत्रमेवा। सब समान कहा है, चित्त अलग अलग हो सकता है, इसलिए वहां साथ मिलकर चलने का निश्चय यानी सहचित्तता, इसको बताया है। उस सहचित्तता के वातावरण में सबको साथ लेकर हमको चलना है। और जैसा मैंने कहा, चलना है तो चलते समय कठिनाई आती है, बाधाएं आती है। दो प्रकार की बातों से साधारणतः सावधान रहना पड़ता है। पहली बाधा तो हम खुद रहते हैं। गतानुगतिकता स्वभाव की वो बाधा उत्पन्न करती है, रूढ़ि प्रियता के कारण वो बाधा आती है। समय बदलता है, समय के साथ बहुत कुछ बदलता है। समय के साथ मनुष्य का ज्ञान भी बढ़ता है और अज्ञान के कारण कुछ बातों की समझ जो थी वो समाप्त होती है, उसके जगह दूसरी नई समझ आती है। उसके अनुसार चलना पड़ता है, लेकिन रूढ़िबद्धता इस बात को रोकती है। और उसके अनुसार चलना तो है, लेकिन बदलकर चलने के चक्कर में बहुत कुछ पहले अनुभव से जो चलते आ रहा है उसमें जो शाश्वत होता है, जैसे हमारी अतिथि महोदया ने बार बार सनातन संस्कृति का उल्लेख किया, वो जो सनातन शाश्वत संस्कृति के मूल्य है उनको छोड़ने से काम नहीं चलता। उसी बुनियाद पर नया युगानुकूल देशानुकूल प्रतिमानक कौन सा होगा, ऐसा विचार करके चलना पड़ता है। तो नित्य नूतन होना पड़ता है, लेकिन चिर पुरातन भी रहना पड़ता है। सनातन और नित्य नूतन ये साथ चलते हैं। बिना सनातन के नित्य नूतनता भटका देती है, कटी पतंग हो जाती है। और बिना नूतनता के, वो अंग्रेजी कविता प्रसिद्ध है, ओल्ड ऑर्डर चेंजेथ, यील्डिंग प्लेस टू न्यू, लेस्ट वन गुड क्वेश्चन शुड करप्ट द वर्ल्ड। परिवर्तन ये दुनिया का नियम है, उसके साथ चलना पड़ता है, लेकिन उसके साथ चलते चलते भटक न जाए, इसलिए सनातन पर पैर पक्के रखने पड़ते हैं। ये करने से मन की गतानुगतिकता हमको रोकती है। हमको उससे बाहर आकर अपने उस सनातन संस्कृति के मूल्यों का युगानुकूल देशानुकूल अभिव्यक्ति करने वाला रूप क्या है, संपूर्ण दुनिया से जो आता है उसमें भी लेने लायक क्या है, उसको देशानुकूल कैसे बनाते, ऐसा विचार करना पड़ेगा। दूसरे प्रकार की जो बाधा है, सनातन मूल्यों का क्षरण न हो ये देखकर चलते समय, और भी एक बाधा है, वो बाहर से आती, जो भारतवर्ष की प्रगति को होने नहीं देना चाहते। उसलिए भारतवर्ष के समाज में किसी प्रकार का सद्भाव सामंजस्य जो नहीं चाहते, जिनके स्वार्थों को मार मिलेगी ऐसा उनको डर लगता है, ऐसा होने से वो सारी शक्तियां बाधा उत्पन्न करती है। अब उनके साधन भी होते हैं।
अपना स्वार्थ साधने के लिए असत्य विमर्श पैदा करते हैं, गलत विमर्श पैदा करते हैं, हमको भटकाने के लिए, हमारे मन में द्वेष उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं।